इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872 सेक्शन 12 से हम पढ़ेंगे। इन सूट फॉर डैमेजेस facts tending to enable court to determine amount is relevant। कोई भी ऐसा केस, कोई भी ऐसा सूट जो कि डैमेजेस, जिसमें डैमेजेस क्लेम किए गए हैं, कोई लॉस हुआ है या इस तरह का जिसमें डैमेजेस क्लेम किए गए हैं प्लेंटिफ की तरफ से, तो ऐसे फैक्ट्स जो उस क्लेम का या जो उस डैमेज का, जो उस कंपनसेशन का, जो उस लॉस का अमाउंट डिटरमिन करने में हेल्प कर सकें या फिर कोर्ट को वो अमाउंट डिटरमिन करने में सक्षम बना सकें, इनेबल कर सकें, वो रेलेवेंट होंगे। आई रिपीट, कोई भी ऐसा सूट जो कि डैमेजेस, कंपनसेशन, लॉस से रिलेटेड है, तो ऐसे सूट्स में कोई ऐसे फैक्ट्स जो कोर्ट को ये हेल्प कर सकें उस अमाउंट को डिटरमिन करने में कि कितना अमाउंट तक का डैमेजेस ग्रांट किया जाना चाहिए, ऐसे फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे। ये बस एक शॉर्ट सी बात कही गई है सेक्शन 12 में। इन सूट्स in which damages are claimed, any fact which will enable the court। तो अंडरलाइन किया हुआ है इसे क्योंकि इंपॉर्टेंट है बात। तो पहली बात तो इसके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से आपको याद रखना है कि क्लेम सूट्स ऑफ डैमेजेस वाला जो हो उसके लिए अप्लाई होता है। दूसरा, कौन से फैक्ट्स को? द फैक्ट्स विच विल इनेबल द कोर्ट फॉर व्हाट पर्पस? टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विल ought to be awarded is relevant। तो कितना डैमेज ग्रांट किया जाना चाहिए, कितना डैमेज अवार्ड किया जाना चाहिए, कंपनसेशन कितना अवार्ड किया जाना चाहिए, इस बात को डिटरमिन करने में जो कोर्ट को हेल्प करेंगे, ऐसे फैक्ट्स, ऐसे तथ्य सुसंगत माने जाएंगे, रिलेवेंट माने जाएंगे, इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 13 हमें दे रखा है। सेक्शन 13 इज अबाउट द फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। कोई भी राइट्स, चाहे वो रिलीजियस राइट्स हो गए या कोई प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, कन्वेंशनल हो गए, या कोई कस्टम्स, ऐसे फैक्ट्स जो कि राइट्स और राइट्स और कस्टम्स से रिलेटेड होंगे, तो वो भी रेलेवेंट माने जाएंगे। क्या लिखा है देखिए, वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम, कि ये राइट इन लोगों के पास है या नहीं है, या इस पर्सन के पास है या नहीं है, ये कस्टम्स इस पर्टिकुलर पंथ में, इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर कास्ट में, इस कम्युनिटी में है या नहीं है। ऐसे फैक्ट्स जब राइट्स और कस्टम्स अगर क्वेश्चन में हो, तो ऐसे फैक्ट जो उनको, उनके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को रिवील करेंगे, वो रेलेवेंट माने जाएंगे। सो वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम, द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलेवेंट। जब भी किसी राइट के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड या कस्टम से के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज होता है, तो फिर फैक्ट्स कौन से रिलेवेंट हो जाएंगे, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, any transaction by which the right or custom in question was created, claimed, modified, recognized, asserted और denied। कोई भी ऐसे तथ्य, कोई भी ऐसे फैक्ट्स जिसकी वजह से या तो वो राइट और या फिर वो कस्टम क्रिएट किया गया है, कोई भी ऐसे फैक्ट्स या तथ्य जिनके ऊपर वो राइट और कस्टम क्लेम किया है, या फिर वो राइट या कस्टम मॉडिफाई हुआ है, रिकग्नाइज किया गया है, असर्ट किया है, या किसी ने डिनाई किया है, ये सभी फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे। और which was inconsistent with its existence, या फिर कोई ऐसे फैक्ट जो पूरी तरह से इन कस्टम्स और राइट्स के इनकंसिस्टेंट हो। तो वैसे तो इनकंसिस्टेंसी वाला जो पॉइंट हम सेक्शन 11 से में कवर करते हैं, बट क्योंकि वो राइट्स और कस्टम से रिलेटेड था, इसलिए उसको सेक्शन 13 में ले रहे हैं। सेकेंडली, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच द राइट और कस्टम वाज क्लेम्ड। तो कब कब ये राइट क्लेम किया गया था, कब कब ये कस्टम क्लेम किया गया था। कस्टम्स आप अच्छी तरह से समझती हैं, जो भी प्रथाएं होती हैं।
राइट्स का मतलब यानी कि कोई पर्टिकुलर स्पेशल अधिकार कहीं पे होते हैं, जैसे कि कोई सी एरिया है या पॉन्ड है, कोई वाटर रेजर्वायर है, वहाँ पे फिशरी राइट अगर किसी फैमिली के हैं। कस्टम्स की बात के हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में इस पर्टिकुलर डे पे शादियों का कोई कस्टम है, या शादी में कोई पर्टिकुलर रिचुअल्स हैं, वो कस्टम। तो पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच द राइट और कस्टम वाज क्लेम्ड, कि कब कब इन राइट्स और कस्टम्स को क्लेम किया गया था, रिकग्नाइज किया गया था या फिर एक्साइज किया गया था, और इन विच इट्स एक्साइज वाज डिस्प्यूटेड, और कब कब ये राइट और कस्टम डिस्प्यूट में आया था, असर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम। तो ऐसे फैक्ट्स वो सभी रेलेवेंट होंगे। कौन से फैक्ट्स? जो कि राइट्स और कस्टम्स को या तो असर्ट करते हैं या डिनाई करते हैं, या फिर राइट्स और कस्टम के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, उनके मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, उनके रिकग्निशन से रिलेटेड, असर्शन से रिलेटेड कोई फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं। एक इलस्ट्रेशन है यहाँ पे फ्रॉम सेक्शन 13 ओनली। अ क्वेश्चन इज वेदर, राइट और कस्टम का सिंपल मीनिंग तो मैंने आपको बताया कि किसे हम राइट कहेंगे, किसे कस्टम किस तरह का होता है, जो भी कोई प्रथाएं वगैरह है। द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज अ राइट टू अ फिशरी, कि क्या ए के पास फिशरी राइट है या नहीं है, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन। अ डीड कन्फरिंग द फिशरी, तो एक कोई दस्तावेज, कोई एग्रीमेंट जो कि फिशरी कन्फर कर रहा है ऑन एज एंसेस्टर्स, ए के एंसेस्टर्स पे वो फिशरी राइट ग्रांट कर रही है डीड। अ मॉर्गेज of fishery by A's father, a subsequent grant of the fishery by A's father, irreconcilable with the mortgage, particular instances in which A's father excised the right or in which the excise of right was stopped by A's neighbors are relevant facts। तो सबसे पहली बात कि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्या ए के पास फिशरी के राइट हैं या नहीं है, और इसके लिए सबसे पहला फैक्ट कि ए के पूर्वजों को एक डीड के थ्रू ये फिशरी राइट्स दिए गए थे। तो ये एक फैक्ट हो गया। दूसरा कि ए के फादर ने और उसके बाद सब्सिक्वेंट ग्रांट किया गया था ये फिशरी राइट, उन्होंने किसी को मॉर्गेज कर दिए थे, और उसके बाद इररिकंसिलेबल, क्या ये मॉर्गेज इररिकंसिलेबल था या रिकंसिलेबल था, ये भी एक फैक्ट हो जाएगा। और अलग अलग समय पर कब कब ए ने अपने ए के फादर ने इन राइट्स को एक्साइज किया, ये एक फैक्ट हो जाएगा जो रिलेवेंट हो जाएगा। और उनके इन राइट्स को एक्साइज करने पे उनके नेबर्स ने कब कब ऑब्जेक्शन क्रिएट किया, in which the exercise of the right was stopped by A's neighbors, ये भी एक फैक्ट हो जाएगा। और ये सभी फैक्ट्स रिलेवेंट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ सभी फैक्ट्स में ए के राइट्स डिटरमिन किए जा रहे हैं। ए के एंसेस्टर्स को राइट्स मिले थे फिशरी के, और वो राइट्स उसके फादर ने किसी को मॉर्गेज कर दिए थे, वो मॉर्गेज फॉर अ टाइम बिंग था या आप वापस कंटिन्यूटी में था, वो सब्सिक्वेंट था, या फिर वो उन्होंने वापस से उन राइट्स को उसके फादर ने एक्सरसाइज किया था, नहीं किया था, क्या उसके नेबर्स ने उन राइट्स को स्टॉप किया था या उन पे कोई क्वेश्चनिंग किया था, ये सारे फैक्ट्स रिलेवेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक इलस्ट्रेशन डिस्कस किया सेक्शन 13 का। Let us move further with illustration with section number 14 of Indian Evidence Act। सेक्शन नंबर 14 बताता है रिगार्डिंग द फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, कि जिस समय कोई एक्ट परफॉर्म हुआ है, जिस समय कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, उस समय किस तरह का स्टेट ऑफ माइंड पर्सन का रहा होगा, और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स, बॉडी की क्या स्टेट रही होगी, माइंड का क्या स्टेट रहा है, बॉडी का क्या स्टेट रहा है, और बॉडीली फीलिंग्स किस तरह की रही हैं, ये सारे फैक्ट्स जो बताते हैं वो रेलेवेंट फैक्ट्स में आते हैं।
द फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड, जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए उनको आप थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन से देखना, स्टेट ऑफ माइंड such as intention, knowledge, good faith, negligence, rashness, ill will और goodwill towards any particular person. तो स्टेट ऑफ माइंड के यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि पर्सन ने जब ये काम किया तो उसका किस तरह का इंटेंशन रहा होगा, उसकी नॉलेज में क्या क्या चीजें थी, क्या उसको पता था कि ये पर्सन है, इसने मेरे फैमिली मेंबर के मेरे घर में आके चोरी की है, मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, इसने मेरे फैमिली मेंबर को मारा है, इस तरह की नॉलेज में था उसके कुछ, उसके इंटेंशंस क्या थे, क्या वो गुड फेथ में ये काम कर रहा था या वो इल विल के साथ ये काम कर रहा था, क्या वो नेग्लिजेंस में ये काम कर रहा है या रेसनेस कंडीशन में काम कर रहा है एकदम से अचानक से उत्तेजना में। तो ये सारी चीजें बहुत रेलिवेंट रहेंगी। ऐसा नहीं कि पर्सन के ऊपर चार्ज लगा भी इसने मर्डर किया, उसने बोला हाँ मैंने मर्डर किया और उसको उठा के सजा सुना दी। each and every fact needs to be taken under consideration कि पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड क्या थी ऑफेंस कमिट करते समय। ऐसा तो नहीं वो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में ऐसा कर रहा था, ऐसा तो नहीं कि उस पर्सन ने वो काम गुड फेथ में किया था, उसको ऐसा लगा था ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ। तो ये सारे जो सिचुएशन स्टेट ऑफ माइंड है उन स्टेट ऑफ माइंड को कंसिडरेशन में लिया जाएगा, रेलिवेंट माना जाएगा। Or showing the existence of any state of body or bodily feeling are also relevant. When the existence of any such state of mind or bodily feeling is in issue or relevant. तो जब कोई state of mind, body या bodily feelings ये सब issue में हो तो ये सारे examples हैं कि कौन कौन से state of mind को हमें consideration में लेना होगा। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, एक नहीं दो होने चाहिए इसके, दो एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं सेक्शन 14 के। फर्स्ट वन इज अ फैक्ट रिलेवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिलेवेंट state of mind must show that the state of mind exists not generally but in reference to a particular matter in question. क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन वन कि ये जो स्टेट ऑफ माइंड था, रेस्टलेसनेस और इल विल और गुड फेथ और एंगर और व्हाटएवर जो भी हमने अभी स्टेट ऑफ माइंड पढ़े, ये सारे स्टेट ऑफ माइंड जनरली नहीं रहते हैं उस पर्सन के, बट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में या इस पर्टिकुलर ऑफेंस को कमिट करते हुए ही अराइज हुए थे। ये बात भी रेलेवेंट है, ठीक है। सो द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट्स नॉट जनरली बट इन रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। एक सेकेंड एक्सप्लेनेशन दिया है, बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस द प्रीवियस कमीशन बाय द अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज relevant within the meaning of this section, the previous conviction of such person shall also be a relevant fact. तो कोई ऐसा पर्सन जो पहले भी इसी तरह के अपराध में कन्विक्ट हो चुका है और सजा काट चुका है, तो ये बातें भी यहाँ पे रिलेवेंट फैक्ट्स में ली जाएंगी। तो ये दो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं आपको इलस्ट्रेशन सेक्शन 14 के। बढ़ते हैं फर्दर सेक्शन 15। ये क्या छोटे छोटे सेक्शन है इसलिए मैं थोड़ा सा आज एक दो सेक्शन एक्स्ट्रा ही कवर कर रहे हूँ। फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन whether act was accidental or intentional. I think ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। कोई भी ऐसा फैक्ट जो ये प्रूव कर दे कि ये जो एक्ट हुआ है ये एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, ये तो मोस्ट रिलेवेंट होना चाहिए। सेक्शन 15 में ये बात लिखी हुई है। When there is a question whether an act was accidental, अचानक से दुर्घटनावश हो गया, और इंटेंशनल, जानबूझकर पर्सन ने पूरे इंटेंशन के साथ किया, तो ये और done with a particular knowledge or intention of fact that such act formed part of a series of similar occurrences, या फिर ये जो एक्ट हुआ है इसके जैसे और भी एक्ट्स वो पहले भी कर चुका है, तो ऑब्वियसली पहले भी कर चुका है, तो फिर तो ये भी एक्सीडेंटल नहीं हुआ होगा, ये भी इंटेंशनल ही है। सो एक्ट फॉर्म्ड पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस। पर्सन पिछले 6 साल से चोरी का काम कर रहा है और फिर रेलवे स्टेशन पर उसको एक अटैची उठाते हुए पकड़ा जाता है, वो कहते नहीं ये तो मैंने अपनी समझ के उठा ली थी, मैंने ऐसा नहीं कि पिछले इतने सालों से चोरी का काम करो तो यहाँ पे भी चोरी करोगे। सो एक्ट्स फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस।
in each of which the person doing the act was concerned is relevant. तो ये बात कि कौन जो एक्ट्स हुए हैं वो एक्ट एक्सीडेंटल हुए या इंटेंशनल, जो भी फैक्ट्स इन बात को रिवील करेंगे रेलेवेंट माने जाएंगे. सेक्शन 16 देखते हैं. दिस विल बी द लास्ट सेक्शन फॉर टुडे, क्योंकि एक पार्ट फिर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे. एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट. कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है जो रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं एक बिजनेस में. पर्सन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है डेली बेसिस पे. पर्सन कितने बजे बिजनेस ओपन करता है, क्लोज करता है, उसकी क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस में. दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस के भी ये तो नॉर्मल मेरा इस तरह की रूटीन रहता है. दैट इज अ कोर्स ऑफ बिजनेस. और वो सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, वो प्रोफेशन के लिए भी आ जाएगा, पर्सन की डेली रूटीन के लिए सारी बात आ जाएगी, जो भी उसके रूटीन में. कोर्स ऑफ बिजनेस मींस जो एक नॉर्मल रूटीन है. सो द एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट, के उसका जो रूटीन है वो कब रेलेवेंट हो जाएगा. व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन whether particular act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant fact. तो भाई ये जो इसने काम किया है ये तो इसका नॉर्मल रूटीन है. ये काम इसने कुछ एक्सेप्शनल नहीं किया, बट इट इज डन एज अ नॉर्मल जनरल रूटीन ऑफ दिस पर्सन. तो फिर ये बात रेलेवेंट होगी. और हाँ, अगर कोई एक्सेप्शनली किया है तो इस बात को भी रेलेवेंट माना जाएगा. सेक्शन 15 के इलस्ट्रेशंस. इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट. A is accused of burning down his house in order to obtain money for which it is insured. A के ऊपर ये चार्ज है या इस बात का वो एक्यूज्ड है कि उसने अपना ही घर खुद ही आग लगा दी जिससे वो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले सके इन द नेम ऑफ कंपनसेशन. 15 16 से देखना था ना मैं. चलिए इसका भी देख लेंगे, 16 का भी देख लेंगे इलस्ट्रेशन. द फैक्ट्स दैट A lived in several houses successively, each of which he insured, in each of which a fire occurred, and after each of such fire A received payment from a different insurance office, are relevant as tending to such show that the fire were not accidental. तो सेक्शन 15 में हमने क्या देखा था कि जो एक्ट हुआ है क्या ये एक्सीडेंटल हुआ है या इंटेंशनल हुआ है. तो एक के ऊपर ये चार्ज है कि भाई इसने अपने ही घर को आग लगा दी जिससे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले सके. और फिर कुछ ऐसे फैक्ट्स आए कि ए इससे पहले कुछ 4-5 घरों में रह चुका है और उन सभी घरों में आग लगी थी और उन सभी घरों का अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस भी था और उन सबसे उसने इंश्योरेंस का पैसा भी लिया था. तो ये इस बात को फिर बता देता है कि ये जो आग लगी ये भी एक्सीडेंटल नहीं होगी, ये इंटेंशनल होगी, कि ये तो इसका आदत में है कि जाता है और आग लगा देता है और जिससे कि वो पैसा वसूल सके कंपनी से. एक और इलस्ट्रेशन यहां दे रखा है सेक्शन 15 का. A is employed to receive money from the debtor of B. अब A को क्या किया, एम्प्लॉयमेंट में रखा है. किस बात के लिए, कि वो B के जो भी देनदार हैं उनसे पैसा कलेक्ट करे, इकट्ठा करे. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पर्सन को मिस्टर ए को अपॉइंट कर दिया, भाई मुझे जिन जिन से पैसा लेना होगा मैं उनका नाम बताऊंगा, आप उनसे जा जाके पैसा ले आया करना. या मैं मकान मालिक हूँ, मेरे जितने किराएदार हैं उन सबसे पैसा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी आपकी है. ठीक है. इट इज एज ड्यूटी टू मेक एंट्रीज इन द बुक्स शोइंग द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय हिम. अब ये एक ही ड्यूटी है कि वो समय समय पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता रहे कि उसने कब कब किस किस से कितना पैसा लिया. He makes an entry showing that on a particular occasion he receives less than he really did receive. तो एक दिन उसने क्या किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितना उसने रिसीव किया था उससे कम रिकॉर्ड किया. सपोज 100 रुपए रिसीव किए थे तो उसने 80 ही लिखे, जिससे 20 रुपए खुद के पास रख ले. द क्वेश्चन इज वेदर दिस फॉल्स एंट्री वॉज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल. अब बात ये आती है कि ये जो उसने गलती की है क्या ये उसने जानबूझ के की है या भूलवश हो गई, उसको ध्यान नहीं रहा, गलती से उसने कुछ गलत लिख दिया, 1000 की जगह 100 लिख दिया, 0 एक गलती से कम लग गया. द फैक्ट दैट
other entries made by A in the same books are false and that the false entry is in each case in favor of A are relevant. तो फिर जब ये क्वेश्चन आया कि क्या ये जानबूझ के किया गया है या गलती से हो गया है, तो देखा गया कि बुक्स में तो पहले भी पिछले कई महीनों से कई गलत एंट्रियां की गई हैं और हर एंट्री ए के फेवर में ही है। इसका मतलब तो जानबूझ के बराबर से इसमें फॉल्ट्स कर रहा है और गबन की कोशिशें कर रहा है। तो ये आ जाती हैं बातें किसमें कि फैक्ट क्या ये एक्सीडेंटल या इंटेंशनल, ये किस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। एक और इलस्ट्रेशन ये दे रखा है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग टू बी अ काउंटरफीट रुपी। ए के ऊपर चार्ज क्या है कि उसने नकली पैसा बी को दिया, जाली नोट वगैरह दिए। द क्वेश्चन इज वेदर द डिलीवरी वाज ऑफ द रुपी वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, के भी ये गलती से भूलवश उसने दिया, उसको तो खुद ही नहीं पता था कि ये जाली है, या उसने जानबूझ के ऐसा किया। द फैक्ट दैट soon before or soon after the delivery to B, A delivered counterfeit rupee to C, D and E। तो फिर ये इस बात का तथ्य है कि जब B को उसने नकली पैसा दिया, जाली नोट दिया, और उसके जस्ट बाद में वो C को, D को, E को सबको जा जाके और है ना जाली करेंसी के बदले में सामान खरीद रहा है, कर रहा है। As showing that the delivery to B was not accidental। तो ये बताता है कि एक जो B को डिलीवरी हुई है वो भी एक्सीडेंटल नहीं है, सब ये इंटेंशनल कर रहा है, वो जाली नोट का बिजनेस कर रहा है। तो ये इलस्ट्रेशन दे रखे थे सेक्शन 15 के। सेक्शन 16 के भी इलस्ट्रेशंस है, एक ही इलस्ट्रेशन है सेक्शन 16 के, दो हैं, इन्हें भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 16 में फर्स्ट इलस्ट्रेशन तो है सेक्शन 16 जो कि डील किससे कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ द कोर्स ऑफ बिजनेस का। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन, द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच्ड। ये पर्टिकुलर लेटर है, ये डिस्पैच हुआ या नहीं हुआ, ये क्वेश्चन में है। द फैक्ट दैट इट वाज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल लेटर्स पुट इन अ सर्टेन प्लेस टू बी कैरिड टू द पोस्ट एंड दैट पर्टिकुलर लेटर वाज पुट इन दैट प्लेस आर रिलेवेंट। कई बार क्या होता है, ऑफिस में टेबल पे एक ट्रे बना दी जाती है और जो भी लेटर पोस्ट करना है वो उस ट्रे में रख देगा, वो उस ट्रे में से उठा के पर्सन ले जाएगा लेटर और पोस्ट कर देगा। तो वो लेटर उस ट्रे में रखा गया था कल और आज उस ट्रे में नहीं है, तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लेटर पोस्ट हो गया है। ठीक है, ये कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस था कि मैं उस ट्रे में उस लेटर को रखूंगा। एक बार एक इंसिडेंट शॉर्ट सा मैं शेयर करूंगा, हुआ था मेरे साथ में कि एक इंस्टीट्यूशन थी, उससे मुझे एक चेक रिसीव करना था और काफी महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए और वो चेक नहीं मिला। सो आई जस्ट वेंट टू दैट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंटल बॉडी थी, और मैं गया कि आपके यहाँ से मेरा ये क्लेम है और ये मुझे रिसीव नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो 2 महीने पहले ही यहाँ से डिस्पैच हो गया, तो अभी तक क्यों नहीं मिला आपको, चेक मिल जाना चाहिए था। तो ठीक है, काम करते हैं, डिस्पैच रजिस्टर में जरा चेक कर लेते हैं। दे जस्ट टुक आउट द डिस्पैच रजिस्टर और जिस पेज पे एंट्री होनी थी उस पेज को जैसे ही उन्होंने ओपन किया तो देखते हैं वो एनवलप वहीं रखा हुआ, यानी कि उन्होंने क्या किया, डिस्पैच रजिस्टर में एंट्री की होगी और कि भी एंट्री करके फिर इस लेटर को पोस्ट करना है, इस एनवलप को पोस्ट करना है जिसमें चेक है, और गलती से वो क्या हुआ, डिस्पैच रजिस्टर को ऐसे बंद करके उसको शेल्फ में रख दिया, तो वो एनवलप विद चेक वो उसी रजिस्टर में रखा रह गया, वो पोस्ट ही नहीं हो पाया। तो दैट वाज जस्ट एन एक्सीडेंटल, वो इंटेंशनल तो नहीं था कि जानबूझ के उसको रोका जाए। तो ये एक इंसिडेंट इस तरह का रहा था। एक और इलस्ट्रेशन यहाँ दे रखा है, द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए। अब ए को वो लेटर मिला या नहीं मिला, इस बात का क्वेश्चन है। द फैक्ट दैट इट वाज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स एंड वाज नॉट रिटर्न थ्रू द डेड लेटर ऑफिस आर रेलेवेंट। अब ये फैक्ट कि भाई हमने तो टाइमली उसको पोस्ट कर दिया था और वापस रिटर्न होके आया नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि ए को मिल गया। तो ये कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड दो इलस्ट्रेशन यहाँ पे दे रखे हैं सेक्शन 16 के। तो हमने आज सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 16 तक के टॉपिक्स को कवर किया, इनके कुछ इलस्ट्रेशंस भी देखे। कल की क्लास में हम एक बार तो सेक्शन 14 से रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं और इसमें से कुछ इलस्ट्रेशंस तो प्रीवियस कुछ एग्जाम्स में आए हुए भी हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा और कोई अगर आपके डाउट्स होंगे तो उनको भी हम लेंगे।